नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, एक आलमी जंग शुरू हो चुकी है। इस आलमी जंग का आगाज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर दुनिया से अमेरिका की तरफ आने वाली जो अशिया हैं, यानी इंपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, और इस पर हैवी किस्म के टैक्स लगाकर उन्होंने इस जंग का आगाज़ किया। और 129 से ज़ायद ममालिक की जो एक्सपोर्ट्स थी वो अमेरिका के लिए इंपोर्ट बनती हैं, उन पर टैक्स लगाया। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो चीनी मसनूआत पर लगाया, क्योंकि इस वॉर का मकसद चीन की जो मईशत है, चीन की जो फैलती फूलती मईशत है, उसको रोकना था। चीन ने इस बात को बयानात की हद तक नहीं रखा। उन्होंने जवाबी तौर पर अमेरिकी एक्सपोर्ट्स, यानी चीन की जो दरामदात थी अमेरिका से, उस पर तुर्की ब तुर्की उसी लेवल का टैक्स जो है लगा दिया। इस तरह पूरी दुनिया में एक जंग की कैफियत तारी हो गई। और जिस दिन ये ऐलान हुआ उसके अगले रोज़ पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स थी, उनकी जो मालियत है उनमें गिरावट पैदा होनी शुरू हो गई। एक जल्जला, एक भौचाल आ गया। और अब ये जंग जो है ये शुरू हो चुकी है। इसके थमने का या इसके कम होने का कहीं इम्कान नज़र नहीं आता। आलमी मईशत जो है इस वक्त इज़्तिराब का शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान भी, वैसे तो इस जंग में पाकिस्तान बेचारा एक छोटा सा पिद्दा सा मुन्ना सा मुल्क है, लेकिन बहरहाल हम पर भी उसके असरात मुरतब होने हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका कसीर हिस्सा अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, और हमारी जो बरामदात हैं उसका कसीर हिस्सा टेक्सटाइल पर मबनी है, और टेक्सटाइल का ताल्लुक जो है हमारी ज़राअत से है। तो आज हमने एक बड़ा भारी भरकम पैनल तरतीब दिया है। इंतहाई मोहतरम और सीनियर मईशत के प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर कैस साहब। जुस्से में भारी भरकम, उम्र में जवान, लेकिन अपने तज्जिए में भारी भरकम पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वसीम सुबानी साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं। वेलकम टू माय शो। और ऐसे ही एक भारी भरकम 3 दहाइयों से एग्रीकल्चर के शोबे में अपनी तज्जियों में, ब्रॉडकास्ट में और टेलीविज़न प्रोग्रामों में एक तज्जिया निगार के तौर पर अपनी धाक बिठाने वाले जनाब राना रियाज महमूद साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माय शो जनाब राना साहब। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब, आप कुछ बताइए हमारे नाजरीन को कि ये जंग क्या है, क्योंकि देखने में तो ये लग रहा है कि चीन की जो फैलती फूलती मईशत है और उसका ज़्यादा इन्हिसार अमेरिका की तरफ बेची जाने वाली चीज़ों पर है। चीन की जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका की तरफ हैं, और जो चीन और अमेरिका के दरमियान ट्रेड है वो चीन के लिए सरप्लस है। यानी चीन अमेरिका को अपनी चीज़ें बेचकर जो कमाई करता है वो ज़्यादा है उससे जो चीन अमेरिका से चीज़ें खरीद कर खर्च करता है। तो इस हवाले से चीन और अमेरिका के दरमियान जो तजारत है उसका पलड़ा चीन के हक में है। तो ये बात अमेरिका को तो नहीं भाएगी कि चीन जो है कि वो तजारत करके अमेरिका से और वो फ़ायदे में रहे, जबकि अमेरिका जो है वो दुनिया की सुपर ताकत है, अपने आप को समझता है, और वो है भी शरदस्त। तो लगता ये है कि जो चीन के हक में ये तजारत जा रही है, अमेरिका उसको अपने हक में करना चाहता है।
ये तो नजर आ रहा है, लेकिन इसकी बुनियादी तौर पे जो डीप रूटेड रीजंस हैं, आप हमें बताएंगे कि असल में ये क्या बात है? शुक्रिया पाशा साहब, मुझे यहाँ बुलाने से हमारे बड़े खूबसूरत दोस्तों के साथ 2-3 चीज़ें कहने की ज़रूरत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फिलोसफिकल लड़ाई और पॉलिटिकल लड़ाई और मईशत की लड़ाई शुरू हुई थी, वो 2 सिस्टम्स के साथ हुई थी, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म जो है वो नाटो और इस तरह के बन गया। जी, उन्होंने नाटो भी बना लिया और उन्होंने EU भी बना लिया और उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट बना लिया। इन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया, मगर वो सोवियत यूनियन थे। जी, सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन भी, जिसको अमेरिका इविल एम्पायर कहता था, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा था अपनी आइडियोलॉजी। तो हमारे जैसे मुल्कों में रेवोल्यूशंस हुई, काउंटर रेवोल्यूशंस हुई, कू हुए, ये सारे या CIA कराता था या KGB कराती थी एंड सच फोर्थ। दोनों ममालिक अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए दरअंदाजी करते थे मुख्तलिफ मुल्कों में। उसी के अंदर चाइना के अंदर भी शायद 1950 या 52 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया जी, माओ का, और बाद में डेन सियाओपिंग, और उसके बाद अब ये जो प्रेसिडेंट की हैं। सर ये 49 में नहीं हुआ था? हाँ, शायद 49-50 में हुआ। जो सोवियत, जो चीन में इश्तराकी गवर्नमेंट कायम हुई, ये 49 में। जी। अब देखें, बात ये है कि इस लड़ाई में टेक्निकली 1989 में CIA जीत गया और अफगानिस्तान में इस वक्त सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई तो वो 90 में टूट गया। सोवियत यूनियन जो है वो डिसमेंटल हुआ। और मगर ये याद रखिएगा कि माइंड फ्रेम, इंडस्ट्रियल माइंड फ्रेम जो था, इकोनॉमिक माइंड फ्रेम कम्युनिस्ट ही रहा। ठीक है, मैस एजुकेशन, लोगों को अपलिफ्ट करना, घर दे देना। सर देखें जी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो है, जो सोवियत यूनियन में आया था, ये 70 साल तक नाफिजुल अमल रहा। 3 नस्लें 70 साल में उन्होंने गरीब लोगों को उठा के एक ऐसी इकॉनमी बना ली जो अब 5th-6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाती है। उन्होंने ही जंग जीती, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनके खिलाफ, हिटलर के खिलाफ, अमेरिका के साथ मिलके। मगर उसके बाद इन्होंने ब्रेटन वुड में एक दुनिया का नया निज़ाम बनाया जिसमें डॉलर को, उसके आगे चल के सोवियत यूनियन जब ख़त्म हो रहा था या हो गया तो एक WTO भी बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये फैसला किया कि फ्री ट्रेड होगी। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। हाँ जी, गैट के बाद मुख्तलिफ, अब WTO में ये कह दिया गया था कि आप टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, ठीक, आप फ्री तजारत होगी। हाँ, और चाइना इसके में, जहाँ सोवियत यूनियन जवाल में गया, रशिया जवाल में गया, तो चाइना खामोशी से अपने लोगों को हाईली एजुकेट करता रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करता रहा। वो सारी टेक्नोलॉजी जो अमेरिका पे थी वो लीगली या इलीगली लेके वहाँ पढ़ा के लोगों को एक ऐसे लेवल पे पहुँच गया कि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। अब पिछले चंद 10-20 सालों में, स्पेशली कोविड के बाद, लड़ाई फिर वही कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म शुरू हो गई। लेकिन कम्युनिज्म की सोवियत यूनियन की जगह पे अब चाइना सामने आ गया। हाँ। ओके, मगर चाइना अब मिलिट्रीली, हालांकि वो भी 5th-6th जनरेशन वेपन्स बना रहा है, मगर वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करके, ये जो रोड, पाकिस्तान में रोड और बेल्ट इनिशिएटिव है, इसमें करके, यूरोप में इन्वेस्टमेंट करके, मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट करके, और अमेरिका के साथ कोऑपरेशन करके, वहाँ वो जिसने आप ही ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट चाइना में है वो अमेरिकनों की है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, मैं इसको समराइज कर दूं कि चीन ने जो मॉडल इख्तियार किया दुनिया में सुपीरियर बनने का, वो मार धाड़ का नहीं था, जंगो जदल का नहीं था। वो मॉडल ये था कि भाई चीन ने $800 अरब अपने थैले में डाले और वो निकल पड़ा, और उसने दुनिया के 3 बर्रे आजमों में, यूरोप,
अफ्रीका और एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए तमाम अक़वाम को जो इन 3 बर्रे आज़मों में बसती थी उनको कहा कि भाई, जिस तरह वो पंजाबी में नहीं कहते कि गली में फिरते थे, मंजी पीढ़ी ठुका लो, पांडे कली करा लो, चीन ने ये कहना शुरू कर लिया, इन्वेस्टमेंट करा लो, तरक्की करा लो, रोड बनवा लो, इंडस्ट्री लगवा लो। चीन जो है ये नारा लेकर निकला और वो पैसे देने लगा मुल्कों को। मगर मैं जो बात कहना लगा हूँ वो ये है कि ये जो टैरिफ्स हैं जी, इसमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं आपको। पहला ये है कि वो जो कम्युनिस्ट मुल्क है वो फ्री ट्रेड की बात कर रहा है, ठीक है, और वो जो फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट मुल्क है वो इकोनॉमी को क्लोज करने की बात कर रहे हैं। यानी चीन ने वेस्टर्न सिस्टम के अंदर रहते हुए इतनी ताकत हासिल कर ली है कि अब वो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और कैपिटलिज्म के मामे चाचे थे, अब उनको आपस में भी लड़ा दिया ना, यूरोप और अमेरिका को भी आपस में लड़ा दिया। यूरोप जो है वो अब चाइना के साथ है, अमेरिका और कनाडा को आपस में लड़ा दिया एंड सच फोर्थ। मगर दूसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस सारे के अंदर किसको मार पड़ेगी। सर इस पर हम अब आते हैं, ये वसीम साहब को ना इसमें शामिल कर ले। डॉक्टर साहब, मुझे पता चला है कि आप कोई पेपर तैयार कर रहे हैं जो कि पेश किया जाना है डोनाल्ड ट्रंप को, किसी वसातत से आपका तहरीर करदा पेपर, इस वाले से कि कोई मशवरा आप देने वाले हैं। नहीं, वो तो पाशा साहब हमारे एक दोस्त हैं, वो ट्रंप के मशीर लग गए हैं, ठीक है, आगा साले साहब, आगा साले मोहम्मद या मोहम्मद साले, उनसे डिस्कशन होती रहती है, तो वो आपने वहीं से कोई सुना होगा, मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या वैसे होने वाला है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे उस्ताद मोहतरम ने जो बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, खूबसूरत है खुद भी, बातें भी खूबसूरत नहीं है, खुद भी खूबसूरत। तो उसमें जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1890 में अमेरिका में, तो अमेरिका ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने इंडस्ट्री खड़ी करनी है। तो जब इंडस्ट्री उन्होंने इस्टेब्लिश की तो उसका जो शैतानी जहन था, तो उनको पता था कि हमने किस इंडस्ट्री पे फोकस करना है, एम्फेसाइज करना है। तो आपको पता है पहली जंग अजीम हो या दूसरी जंग अजीम हो, उसमें सारा वो असले का इस्तेमाल था, ठीक है। तो उन्होंने इस पे फोकस किया। उनके लिए ये कपड़े बनाना, ये ग्रेन, ये दिस डैट, ये छोटे काम, ये उनके लिए छोटे काम थे। हाई एंड इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप कर ली। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी पे सुपरमेसी कायम कर ली, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। उन्होंने एयरक्राफ्ट में, उन्होंने टैंक बनाने में, उन्होंने मिसाइल बनाने में, उन्होंने इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट की। और फिर दूसरी जंग अजीम के बाद पूरी दुनिया को जी भर के असला बेचा, और जहां उनका दिल करता था और वहां वो टेंशन क्रिएट करा देते थे, फिर असला बेचना शुरू। अब देखिए ना, आम सी मैं एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरब ने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार जो है असले का वो सऊदी अरब है। उसको डरा के वो ईरान से डरा हाँ, कतर को असला बेच रहे हैं जी, सऊदी अरब को असला बेच रहे हैं, यूएई को असला बेच रहे हैं, और टर्की में वो प्लांट लगा दिए हैं। बस कहने का मकसद है ये उनकी वो पावर थी, स्ट्रेंथ थी। हुआ ये कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि चाइनीज बड़ी खूबसूरत कौम है। आप चाइनीज में गुस्सा में हम कम ही देखते हैं, हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, और वो बड़ा झुक झुक के मिलते हैं, बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में उनकी पेनिट्रेशन स्टार्ट हुई। लेकिन चाइनीज़ एक नेशन है, मैंने जितने मुल्कों का दौरा किया है और जहाँ जहाँ चाइनीज़ है, उनकी सबसे पहली खूबसूरती है वहाँ चाइना टाउन बनाते हैं। ओके। और चाइना टाउन का मतलब है कि वो यहाँ ट्रेड करेंगे, और चाइनीज सारे एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते लाइक अवर नेशंस, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ वो उस ट्रेड के मेन जगहों पे कब्जा कर लें या उस पर उनकी अजारादारी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जहां ये चाइनीज होंगे वो अपने रेस्टोरेंट खोलेंगे, और चाइनीज के रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएगा। तो और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चाइना सबसे ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट इंटरनेशनली अब भी पढ़ने जाते हैं बाहर के मुल्कों में। अब वो क्या पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे क्या पढ़ने जाते हैं और वो क्या पढ़ने जाते हैं, वो सारे टेक्नोलॉजी पढ़ने जाते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी पढ़ी, साइंसदान ट्रेंड किए, अपने इकोनॉमिस्ट ट्रेंड किए, उनको वापस लेके आए। तो वो जो कैपिटलिज्म का मॉडल था, वो जो इंडस्ट्रियल मॉडल था, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पास ले आए। और उन्होंने ये छोटी चीजें, जिसको वो अमेरिका इसको समझता था छोटा काम समझता, अमेरिका ये समझता था कि मैं असला, मिसाइल, ये चीजें मैं बेचूंगा, और मेरी जो जरूरत की चीजें हैं, कपड़े, जूते, बेल्ट, ये दिस डैट, ये बाकी मुल्कों को दे दिया जाए, ये हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पर ना हमें सप्लाई करें।
और उनकी इकोनॉमी को कैसे क्लैप्स किया गया। जैसे पाकिस्तान में अगर आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं, 100 रुपए का डॉलर था और अब डॉलर 300 रुपए का भी हुआ, आपको याद है। उस डॉलर से हुआ क्या कि हमारे मुल्क में अगर वो चीज पहले $10 की जा रही थी तो वो आज $8 की जाना शुरू हो गई। तो यहां से चीजें सस्ती जाना शुरू हो गई अमेरिका को। चाइना तो उनकी इकोनॉमी स्टेबल थी। इसी तरह फिर उन्होंने बिजनेस पार्टनर इंडिया को किया, वहां से उन्होंने सिलिकॉन वैली बनाई और उसकी वो $300 बिलियन साल की एक्सपोर्ट पे ले गया और इन्वेस्टमेंट खुद की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी वो दूसरे मुल्कों के पास भी आ गई खामोशी के साथ। जैसे सर ने कहा कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद अब जो मौजूदा रशिया है उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर हम ईरान की बात कर लें, उसके पास ड्रोन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर हम चाइना की बात कर लें, चाइना ने एटमी आबदोज भी बना ली, चाइना ने अपने बोइंग भी बना लिए, चाइना ने जहाज भी बना लिया, बैरी बेड़ा भी बना लिया, मिसाइल भी बना लिए। के अंदर चाइना अब हुआ ये कि जो लोग अमेरिकन नस्लें और इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट थे वो इन मुल्कों की तरफ देखना शुरू हो गए। अब अमेरिका को एहसास हुआ कि ये बहुत ज्यादा, मैंने जो पॉलिसी इख्तियार की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि यहां से इंडस्ट्री उठा के यहां ले जाएं, तो अब हमें उसको कम बैक करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है। अब वो पैनिक होकर और एक और बात जो आने वाली अब टेक्नोलॉजी है, जैसे हम सुनने में आया है, शायद आपने वो आपके भी नोटिस में हो कि फलां जगह पे एक वो जहाज उड़ा है तो इन्होंने उसको मिसाइल नहीं मारा, उसको लेजर के जरिए गिराया। नई टेक्नोलॉजी ठीक है कि अब वो बॉम्ब मारने की बजाय कोई लेजर होगा, यानी खर्चा ताकि ना हो, खर्चा कम हो। और फिर जितनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है उसमें ये जो मादनियात का जोर पड़ा हुआ है, इसका रेडियम, फ्लां, टाइटेनियम, लिथियम, इनका इस्तेमाल है। अब ये सारा जो ट्रिगल पॉइंट मैं समझता हूं एज ए स्टूडेंट, जो मैं समझता हूं इसका ट्रिगल पॉइंट था यूक्रेन और अमेरिका के प्रेसिडेंट की मुलाकात। अगर उस दिन मादनियात का वो एग्रीमेंट हो जाता और वहां वो बुलशिट ना होती तो अमेरिका की पूरी दुनिया पे धाक बैठी रहनी थी। बज़ाहिर अमेरिका ने उसकी बेइज्जती की, लेकिन सारे मुल्क अलर्ट हो गए कि यार ये क्या पागलपन है। और अब अगर ये आप समझते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को कहेगा तुम जंग खत्म कर दो, तो क्या रशियन कहेंगे हाँ जी हम आसानी से खत्म कर लेंगे। अब मुझे बताइए कि कितने वीक हो गए हैं। आपने वो कोई बात सुनी है? तो एकदम पसे पर्दा चली गई है। तो पसे पर्दा क्या चल रहा है? तो परसों की मुलाकात देख लीजिए कि पुतिन की मुलाकात होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के मशीर के साथ। तो अब ये बात तय हो रही है कि हमने उनके मादनियात पे कब्जा कैसे करना है, उसकी तकसीम कैसे करनी है। कुछ पोर्शन अमेरिका लेके जाएगा, कुछ पे वो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं, कुछ उनको और हिस्सा मिल जाएगा, तब जंग बंद हो सकती है। फिर वो अमेरिका ने ग्रीनलैंड का मसला कर दिया। अब ग्रीनलैंड बाहर तो वो नजर आ रहा है कि वो उसका बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन उसमें भी मादनियात है जो खरबों डॉलर्स की हैं। तो इसी डर से कि अमेरिका हमें भी कहे कि भाई तुम्हारे पास भी तो मादनियात है, तुम निकालो, जैसे वो हर जगह होता है, हाँ भी कटो। अब हमने पहले ही ऐलान कर दिया जी, हमने वो मादनियात की कॉन्फ्रेंस करवाई और आपको पता है उसमें इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है, अमेरिकन वफद शरीक हुआ है जी। और रेक्वेडिक का आपने सुनी लिया। अब हम दुनिया को बता रहे हैं कि जो वो वहां से सिर्फ मट्टी उठाई जाएगी ना, या रॉक उठाई जाएगी, उसमें 45% कॉपर है। अब आपको इंटरेस्टिंग बात मैं एक बता देता हूं, वो 1 टन उस मट्टी में से 45% कॉपर होगा तो 2% उसमें सोना होगा। रेकॉर्डिक का यस। तो इसका मतलब है कि अगर 1000 किलो वहां से वो मट्टी या रॉक्स उठाई जाएंगी, उसमें से 20 किलो सोना निकलेगा। नाज़रीन 20 किलो डॉक्टर साहब सोना निकलेगा, ये उसकी रेशो है। ये जो अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम पहले भी इस पे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि गवर्नमेंट को ये एग्रीमेंट करना चाहिए कि ये प्रोसेसिंग होगी ये पाकिस्तान में होगी। इन्होंने ये एग्रीमेंट नहीं किया। इन्होंने ये प्लान किया कि रेक्वेडिक से एक ट्रेन चलेगी, वो उठा के सारा माल ले जाएगी पोर्ट कासम पे या ग्वादर पे, और वहां से शिप भर भर के जाएंगे और प्रोसेसिंग वहां होगी। होना ये चाहिए प्रोसेसिंग पाकिस्तान में होती, कम से कम आने वाली नस्लों में 10 साल 20 साल 30 साल जैसा इंडिया ने किया। तो वो जो रोना आज अमेरिका रो रहा है कि प्रोसेसिंग अमेरिका में होनी चाहिए, तो कहीं ये हम उस तरफ तो नहीं चले गए। तो अमेरिका ने प्रोसेसिंग कराई बाहर, और आज अमेरिका उस पर शर्मिंदा है या उसको वो स्टेप बैक करना चाहता है। तो उसकी प्रोसेसिंग भी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है हम नहीं कर सके। अब रेक्वेडिक से आगे चलते हैं।
डॉक्टर साहब तो सिर्फ एक मिनट, दो तरह की धातें हैं, प्रीशियस स्टोन और सेमी प्रीशियस, इसको निकाल दीजिए। अब आ जाती हैं जो छोटी छोटी धातें हैं जिससे आप जो भी इकट्ठा करते हैं, रेडियम, शेडियम, टाइटेनियम, लिथियम वगैरह, वो आने वाले वक्त का फ्यूचर है। अब वो पाकिस्तान में वो मादनियात भी मौजूद हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो रही, यानी आम लोगों को नहीं पता जिन इलाकों में है। तो अब पिछले मेरा ख्याल है 15 या 20 दिनों से पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक चल रही है मिनरल एंड वो माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट के ओनर एसोसिएशन की स्ट्राइक चल रही है। अब वो स्ट्राइक किस बात पे मैं शेयर करता चलो। डॉक्टर साहब स्ट्राइक सिर्फ ये है कि जो भी मिनरल निकलेगा उसकी अब प्रोसेसिंग होके एक्सपोर्ट होगा, रॉ फॉर्म में नहीं जाएगा। नाज़रीन, ये बड़ी होशरुबा बातें डॉक्टर कैस असलम साहब ने और डॉक्टर वसीम सुबानी साहब ने की। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे और हम राना रियाज महमूद साहब से पूछेंगे कि चीन ने पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और जो वो एग्रीकल्चर को बूस्ट दे रहा है, तो इस जंग के अंदर हम कहाँ खड़े हैं, तो ये हमें राना रियाज महमूद साहब बताएंगे। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे सामने साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे चीन अमेरिका जंग की, और ये जंग जो है वो फैल गई है। पाकिस्तान भी इस जंग के मुतासरीन में से है। हम छोटे से हैं लेकिन बहरहाल हम मुतासर तो हुए हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट का कसीर हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से आता है। कपास, चावल, गन्ना, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जिनको एक्सपोर्ट करके हम 20 से 25 अरब डॉलर जो है सालाना कमाते हैं, और हमारी कमाई का मेजर पोर्शन ये है। ये कैसे मुतासिर होगा? क्या हम चीन के साथ खड़े रहेंगे या अमेरिका के साथ होंगे? क्या करेंगे? राना रियाज महमूद साहब क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि ये इस जंग में हमारी क्या पोजीशन है। जी राना साहब। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। एक बात तो यह है कि ज़रिए आलात जितने हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे मुल्क में कम बनते हैं और उससे बहुत कम कीमत पे हमें चाइना से मुयस्सर हो जाते हैं। ये हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए एक सहूलत की बात है। दूसरी बात आती है जो मेजर यूज़ हो रहा है, इसमें इस्तेमाल हो रहा है, वो पेस्टिसाइड का है। पेस्टिसाइड का बहुत सारा जो दारोमदार है हमारा, जो पाकिस्तान में आती है, वो चाइना से आती है, क्योंकि वो कीमत उनकी कम है और कम कीमत पे हमें दे रहे हैं, इसलिए हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम आने वाले वक्तों में इस्तेमाल करेंगे या करना शुरू कर दी है, वो है मुख्तलिफ हमारा इरिगेशन सिस्टम के मुतालिक और सोलर के मुतालिक। और सोलर से किसानों के लिए ट्यूबवेल लगाने की बात है, तो वो भी हमारे पास ज़्यादातर जो आ रहा है वो सोलर सिस्टम वो चाइना से आ रहा है। ये बड़ी 3 चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल किसान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हमारी यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा है, जिसके मुतासर होने का शदीद ख़तरा है। इसलिए क्योंकि हमारी लेदर इंडस्ट्री सारी की सारी, और इसके अलावा हमारा कॉटन इंडस्ट्री का मेजर पोर्शन जो है वो बाहर जाता है, और ख़ास तौर पे मेडअप्स यानी कि गारमेंट बना के हम दे रहे हैं उनको। और इसके अलावा चावल हमारा बहुत पूरी दुनिया में मशहूर है, जो कि अमेरिका, यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ज़्यादा बेहतर चावल और जो है कपास, ये हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट का है वो फलों और सब्जियों का भी है, लेकिन फलों में जो अगर हम जाएंगे तो उसमें हमारे सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, किनो माल्टा वगैरह है, और मैंगो है। यूरोप में ज़्यादा एयरलिफ्ट जो होता है वो बाय जो है सी भी जा सकता है, और मैंगो का चूँकि शेल्फ लाइफ कम है वो ज़्यादातर एयरलिफ्ट होता है। और सिट्रस पे हम उसके महफूज करने के लिए प्रोसेसिंग के बाद 90 दिन तक जा चुके हैं कि 90 दिन तक हम उसको तरोताज़ा रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा यूरोप और अमेरिका में बहुत पसंद किया जाता है। कुदरती तौर पे ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें वो ज़मीन ऐसी अता हुई है जिसमें ये जायका सिट्रस का है, ये मखसूस जायका है, और इसी तरह मैंगो का है, और इसी तरह बासमती चावल का है। बासमती चावल हमारा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। उसकी जो मेजर वजह है वो ये है कि ये वो इलाका है जहाँ पे ये अरोमा चावल देता है। ये 2 दरियाओं के बीच का है। ये हमारा जो बासमती, कर्नल बासमती ख़ास तौर पे जो चावल है, इसका अरोमा अच्छा होने की वजह से पूरी दुनिया में ये मशहूर है। इसलिए ये मेजर एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, जो यूरोप और अमेरिका को ज़्यादातर हैं, और इनके ऊपर ख़ासा असर पड़ सकता है। इसलिए कुछ चीज़ें हम जो चाइना से लेते हैं
वो हमें बहुत कम कीमत पे मिलती हैं और वो हमारे किसान के लिए फ़ायदेमंद है। इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब ये है कि इस जंग में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का एहतमाल नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स में हमें और एरियाज़ देखने पड़ेंगे जिन्हें हम ज़्यादा बेहतर कीमत पे और अपने सारे ये प्रोडक्ट दे सकें, और इंपोर्ट के लिए हमें ज़्यादा सूट चाइना ही करेगा। एक तो बॉर्डर हमारे साथ है, करीब है, हमें सस्ता पड़ता है। दूसरा ये कि पिछले 2-3 दहाइयों से चाइना की चीज़ें पाकिस्तान में वैसे ही आ रही हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। वैसे तो पहले से आ रही हैं, लेकिन इस दौरान ज़्यादा आई हैं। ख़ास तौर पे पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा आई है और ज़रूरी आलात की मद में, और अब पिछले 10 सालों से या 5 सालों से कह लें सोलर सिस्टम्स की मद में हम ज़्यादातर ये चीज़ें चाइना से मंगवा रहे हैं और हमारा दारोमदार उधर ही है। और ये चीज़ें अगर यूरोप और अमेरिका से आएंगी तो हमें कीमतन ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी और हमें सस्ता उस मुकाबले में चाइना ही रहेगा, मेरा ख्याल आने वाले वक्तों में भी। और अगर हम खुद से ये तैयार शुरू कर दें करना, जो कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दी है, चाइना के इश्तराक से ही वो इंडस्ट्री लग रही है, जैसा कि आपने पहले गुफ्तगू में जिक्र किया, तो वो इंडस्ट्री भी अगर लगती है तो उसमें भी हमारा ज़्यादातर जो दारोमदार है वो चाइना पे ही रहेगा। तो एक्सपोर्ट के लिए हमें नए इलाके देखना पड़ेंगे जिनमें हम अपनी ये एक्सपोर्ट बेहतर कर सकें। उसमें अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं या कुछ दूसरे ममालिक हैं जो पहले भी हमसे गारमेंट्स की मद में बहुत सारी चीज़ें मंगवा रहे हैं, और रॉ जो कॉटन है वो भी कपड़ा है जो जिसको रॉ ग्रे क्लॉथ कहते हैं, वो भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर होने का ख़तरा है, बल्कि जो हम चाइना से चीज़ें ले रहे हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आने का इम्कान है। नाज़रीन, हम अखबारात से जो पढ़ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कांप रही है इस जंग में, और वो कमेटी बन गई है कि अमेरिका के पास जाके तो मिन्नत तरला करें, उनके पैरी पड़ जाएं। राना साहब जो चीज़ बता रहे हैं उससे तो लगता है कि हमारे लिए ये एक यानी पहली बात तो ये है कि इतनी ख़तरे की बात नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है कि हम अपनी जो ख़तरे की बात है उसको डाइवर्सिफाई करके हम अपने लिए बेहतरी पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान तो मतलब क्या कहूँ अब मैं, तो आइए ज़रा डॉक्टर कैस असलम साहब से पूछते हैं कि हमारी हुकूमत परेशान क्यों है। राना साहब तो कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। देखें, मैं भी यही बात करने लगा था। देखें, एक तो अभी 90 दिन के लिए अमेरिका ने उसको रोक दिया है। ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर 29% उन्होंने लगाया थे एक्सपोर्ट पे। वो ऐसे है, फार्मूला ये है कि हम अमेरिका को $5 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। वो कहीं 1.3 या 1.4 बिलियन की हमें देते हैं, तो हमारा सरप्लस है अमेरिका के लिए। ओके। उस सरप्लस को जब आधा किया तो 29%। ओके, ठीक, फार्मूले के तहत ये हुआ है। जी ठीक है। अब जो बातें राना साहब ने भी कही हैं, हम जो बेच रहे हैं हमारे कंपेटिटर्स कौन से हैं। देखना यह है कि हमारे कंपेटिटर्स जो ये टेक्सटाइल वगैरह बेचते हैं, हमारी क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्निंग टेक्सटाइल से ही है और बड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। हमारा सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका ही है एक्सपोर्ट में। चीन, उस पर तो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगे हैं, 145 के करीब। 145%। वियतनाम हमारा कंपेटिटर है, उस पर 40% लगे हैं। अच्छा। बांग्लादेश हमारा कंपेटिटर है, उसके 31% लगे हैं। सिर्फ इंडिया है जिस पे 25% लगा है, तो 4% हमसे कम है। ओके। इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। राणा साहब ने ठीक कहा। हाँ जी। दूसरा ये है कि हमारा दूसरा जो ट्रेड पार्टनर है वो EU है। ओके। और EU जो है उसने हमें GSP प्लस दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि मिनिमम टैरिफ पे हम या जीरो टैरिफ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा अगर सरप्लस होता है तो उनको भी, और ये बात भी मैं राना साहब की एग्री करता हूँ कि हमें नई मार्केट्स तलाश करनी चाहिए। इंग्लैंड को भी हम बेचते हैं, हमारे वहाँ बहुत पाकिस्तानी हैं और वो चावल भी जाते हैं। सो हमें उस तरीके से फिक्र नहीं कांपनी चाहिए। जी। दूसरा ये जो सुबानी साहब ने कहा है कि ये जो मिनरल्स की डील है, अगर हम उसको अक्लमंदी से कर लें तो हम अगर उस पर नेगोशिएट करें और हम उसको वैल्यू ऐड करके बेचें तो हमारे पास बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मिनरल की बात की, वसीम सुबानी साहब ने,
तो खासी पुरकशिश बातें कही हैं। लेकिन आप देखें कि जो हमारी सियासी सूरत हाल है उसमें KPK की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जब तक उनका वो कौन है जो जेल में है, सुबानी साहब, जी जी, इमरान खान, बानी साहब जो हैं वो डका हुआ है जो उनको जेल में है, तो जब तक वो ओके नहीं करेंगे उतनी देर तक, इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिटिकल उसके अंदर यानी कंट्रोवर्सी पैदा करके जो एक चीज मिनरल्स वाली हमारे हक में जा रही है वो उसको देखें यही काम जो है वो कालाबाग डैम पे भी हुआ था। ठीक है, यही अब जो चोलिस्तान में नहरें बनने की उस है पर भी, उस पर भी हो रहा है। तो हमें दुनिया के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पेश आती, हम खुद ही चीज़ों को उस लेवल पे ले जाते हैं कि जो अच्छी डील भी होनी होती है उसको रिकॉर्ड का भी यही हुआ कि हमें 6 बिलियन का एक खमियाना भी उस पर जुर्माना भी लगा। तो असल इशू ये है कि हम अक्लमंद लोगों को इकट्ठा करके फैसले नहीं करते, हम इमोशनल फैसले करते हैं। डॉक्टर साहब, वसीम सुबानी साहब ने क्योंकि इस पर खासा मेरे ख्याल में रिसर्च की है, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो अच्छी चीज़ हमारी होने लगती है कोई ना कोई पंगा डाल के हम, तो अब ये जैसे राणा साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने भी उसकी तशरीह की कि हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स के नए एवेन्यूज़ तलाश करें। तो बजाय वो तलाश करने के हमारे लिए ये जो मिनरल्स की आपने बात की है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो अच्छा, सबसे पहली बात है अनवर मकसूद साहब का एक पुराना क्लिप है मोइन अख्तर के साथ, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो मोइन अख्तर साहब एक चौंक जाते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि ये तो खबर है कि ये आज़ाद मुल्क है। याद रखिएगा आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हम लोग मातम करेंगे जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ये टोटली रॉन्ग नारा, ये हमारी ज़रूरत है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, ये ज़राअत हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसको ज़राई मुल्क डिक्लेयर ना करें। मैं उसकी वजह बताता हूँ। आजकल साहब देखिए, मैं आर्गू करूंगा, मुझे बताइए आजकल लड़ाई किस चीज़ की है? पानी की। ठीक है, सिंध में एहतजाज क्या हो रहा है? पानी। कालाबाग डैम किसका है? पानी। दासू डैम, बादशाह, ये सारा क्या है? पानी। इसका मतलब पाकिस्तान के पास पानी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 2 सूबों के पास ऐसी फर्टाइल जमीन नहीं है जहां कुछ लगाया जा सके। अब आ जाता है सिंध का कुछ हिस्सा और ज्यादा पंजाब, और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ज़राअत के अंदर, जैसा कि इंडिया का एक पंजाब उसके 1 अरब 20 करोड़ लोगों को खाना देता है, और हमारा एक पंजाब समटाइम ये हालत हो जाती है कि हम 25 करोड़ को खाना नहीं दे सकते और हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट, अच्छा उस तरफ आने लगा हूं। तो पहला मसला पानी का है, वो नहीं है। दूसरा मसला जमीन पूरी नहीं है, वो नहीं है। तीसरा मसला सर ने खुद बता दिया, हमारा बीज अपना नहीं है। वो भाई जिस नेशन का बीज ही अपना नहीं है तो वो अपने आप को ज़राई मुल्क कैसे डिक्लेयर कर सकता है? ये आपके लिए है। सुनिए, सब्जी, आप धनिया, ये दिस डैड भिंडी शिंडी सबका बीज बाहर से आता है। 2 बीज आपके अपने हैं जिसपे आप बतराते हैं, एक चावल का है और एक गंदम का है, बाकी सारा बीज, प्याज तक हम उससे बाहर से आता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है, पहले हॉलैंड से बीज आ रहा था उसका आलू का, अब हम कह रहे हैं जी जनूबी कोरिया से हम बीज मंगवाएंगे। ये नहीं कह रहे हम खुद डेवलप करेंगे। और राणा साहब ने कितनी खूबसूरती के साथ कहा कि हर चीज हमें चाइना से सस्ती मिल रही है। यही अमेरिका को चीजें सस्ती मिल रही थी और फ्यूल लगा हुआ था ना, एकदम जागे, अब उस एकदम रिटेलिएट कर रहे हैं कि हम चाइना से नहीं लेंगे। एक वक्त आएगा हम भी रोना शुरू कर देंगे। भाई चाइना को बिजनेस पार्टनर बनाइए, बस वो चीजें यहां बनाइए, खुद अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कीजिए। तो तीसरी चीज, आपके पास बीज नहीं है। अब पेस्टिसाइड की तरफ आ जाइए, आपका कोई पेस्टिसाइड आपका अपना नहीं है। ये जो कराटे, राकेट, ये जो नाम होते हैं, ये पता क्यों है? क्योंकि पेस्टिसाइड इधर आता है, उसके मुश्किल नाम रीपैकिंग हम करते हैं। अब उसकी वजह सुनेंगे तो आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो कीमियाई लैब है ना, उसके लेवल है, वो मेरा ख्याल है लेवल 3 के बाद हम लैब नहीं बना सकते, क्योंकि उससे कीमियाई बॉम्ब बनते हैं। तो इंटरनेशनली हम पे फ्रेज किया गया, पाबंदी हम बना ही नहीं सकते, तो पेस्टिसाइड भी उधर से आ गई। अब उसकी सुन लीजिए, कपास की। हम कह रहे हैं जी कपास हमने बहुत प्रोड्यूस कर लिया है। सर कपास तो हम दरामद कर रहे हैं, हमारे पास जो कपास का इस्तेमाल है हम दरामद कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। चलें चीनी की सुन लीजिए, आपने इतने लाख मीटर तक उधर दुबई भेजी, दुबई से वापस मंगवा लिया है, कौम को चूना लगा दिया। तो पाकिस्तान को खुदारा माफ कर दीजिए, ये ज़राई मुल्क नहीं, ये हमारी जरूरत है। राणा साहब इधर से बाहर आइए। अब आगे वो दूसरी टैरिफ वाली बात आ गई। तो हम अंदर अंदर से बड़े खुश हैं। पता क्यों? हम इसलिए खुश नहीं हैं,
हम खुश हैं, वही इंडिया ਤੇ भी लग गया है चाइना ਤੇ भी लग गया है। हम उस अपॉर्चुनिटी के नहीं चक्कर में है कि हम देख रहे हैं कि अच्छा ਉਹਦਾ भी तबाह हो गया, ਉਹਦਾ भी तबाह हो गया, तो ਅਸੀਂ खुश हैं। हम वो कौम है जो सुस्ती का शिकार हुए। आपने कोई पॉलिसी देखी? और हम डरते भी हैं। वैसे तो इसका मैंने वो फौरन 10 मिनट का इसका हल था, डॉक्टर साहब ने वो एक्सप्लेन ही कर दिया कि उधर से इंपोर्ट है 1.5 बिलियन की, लेट्स अज्यूम यहाँ से 5 बिलियन एक्सपोर्ट है। ट्रंप साहब, मैं तो अपनी कौम के लिए उनको समझता हूँ कि बड़े वो डेयरिंग है, आई लाइक दैट, बड़े डेयरिंग है। उन्होंने कहा कि आप हम पे जितना लगाएंगे ना उसके 50% हम आप पे लगा देंगे। ये फार्मूला है जी जी, स्टैंडर्ड उन्होंने ये बनाया है कि पाकिस्तान फर्ज करो 60% लगाता ना अमेरिकन इंपोर्ट पर, तो वो 30 उस पे लगाएंगे। तो आप उसके अमेरिकन इंपोर्ट पे 20 कर दें, 10% आप पे आ जाएगा। सिंपल फार्मूला है। और जो मैं ये प्रोग्राम में कह रहा हूं, इसी पे नेगोशिएशन होने के लिए पाकिस्तानी वफद जाएगा। चले मैं अंदर की खबर देता हूं। बहुत आला, ये तो बड़ी मैं भी आसान सी बात है। मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ सर, चावल बासमती को 6 महीने लगते हैं, पानी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी ज़मीन हमारे, और आप इंपोर्ट क्या करते हैं उसके बरक्स एक लैपटॉप। सर वही मैं बताने लगा। अच्छा आप उस पे आ जाइए, बासमती पे। सर ने बड़ी खूबसूरत बासमती की तारीफें की हैं पूरी दुनिया में। आपको पता है इंडिया ने बासमती पहले पेटेंट करा लिया, फिर हम अदालतों में धक्के खाए, तो अब जो बासमती इंटरनेशनल जो पेटेंट है वो इंडिया और पाकिस्तान के इक्वली है। अब होता यह है कि पाकिस्तानी चावल यहाँ बोरियों की शक्ल में जाता है और पैक होके मेड इन इंडिया करके बिकता है, और ज्यादा कीमत में बिकता है। वो ज्यादा कीमत में बिकता है। चीज पिंक शॉर्ट हम पे है वो खैर वो अच्छा, इसको हम सही तरह मार्केट ही नहीं कर सके। तो हमारे यहाँ नियतों का भी फुकदान है और अकल प्लानिंग की भी, गवर्नेंस की भी। ये सर जो अकल का फुकदान है, तो इन चीजों से बाहर आइए और इमरान साहब को ना इसमें एज ए इंडिपेंडेंट नेशन अपनी पॉलिसी बनाइए। ये ना देखिए इंडिया के साथ ये होगा, चाइना के साथ ये होगा, फलां के साथ ये होगा, तो हम सोचेंगे। अब हम डर के पता क्यों बैठे हुए हैं कि हम ऐसा कोई नेगोशिएशन ना कर लें कि चाइना नाराज हो जाए। ये अच्छा, अब अगली बात जो डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में की, चलें मैं सर से बात कर लेता हूं। आप सारी ज़रिए अजनास का साल का देख लीजिए कितनी एक्सपोर्ट है, वहां से एक मजाइल है, उसके पैसे नहीं आपसे पूरे होंगे। साहब इंडिया ने 350 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी की, हमारी 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो ज़राअत से आप कितना कमा लेंगे यार। राणा साहब, आप ज़राअत को बहुत प्रमोट करते हैं और जाहिर आपका शोबा है, तो ये प्रोफेसरों ने तो लीर कर दिया ये मामला, क्या कहेंगे आप? जी पाशा जी, इनकी बातों में बड़ा वजन है। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि हम वैल्यू एडिशन नहीं करते। वेरी गुड। हम उनको खाम माल की शक्ल में दे रहे हैं। हम अगर वैल्यू एडिशन करें, उनका फाइन प्रोडक्ट तैयार करके इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करके वहाँ पे जाएं, तो हमारे पास बहुत गुंजाइश है। और ये करना नामुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो प्रोफेसर साहब वाली बात है कि नीयत की बात है कि करना क्या है। बाकी करने साहब, को आप क्योंकि मईशत पर, एग्रीकल्चर पर एक अथॉरिटी रखते हैं, हमें ये बताइए, क्या हमारे यहाँ माहिरीन नहीं है, क्या हमारे यहाँ मौके नहीं है, या हमारे यहाँ बदनीयती है, बदध्यानती है कि 70+ ईयर्स होने के बावजूद हम अपनी एग्रीकल्चर को उस मकाम तक नहीं ला सके कि अब हम मुकाबला कर सके दुनिया का? इसमें सबसे पहले हम अगर जिक्र करें तो वो ही बात आ जाती है जो डॉक्टर कैस साहब ने भी की, प्रोफेसर साहब ने भी की, कि हम अपने खुद तैयार करने को प्लान ही नहीं कर रहे। इंडिया में 3-4 दहाइयाँ पीछे पेस्टिसाइड जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल बैन की गई और लोकल कंपनियों को इजाज़त दी गई, बल्कि बैन तो नहीं कहें, उनके साथ साथ लोकल कंपनियों को इजाज़त दी गई, ये अर्ली 90s की बात है। तो उस वक्त से लेके जो प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि हम सिर्फ उनका जेनरिक मंगा के उसको हम आगे रीफिल करते हैं, यानी आप तैयार नहीं करते, सिर्फ तैयार नहीं पैकिंग करते हैं। हमारे पास सिर्फ आज तक एक फैक्ट्री पिछले 15-20 साल पहले लगी है, वो भी पाक चाइना के इश्तराक से लगी है। नहीं, फौजी फर्टिलाइजर जो है वो क्या है? वो फर्टिलाइजर की बात है, मैं पेस्टिसाइड। अच्छा ठीक, ओके। हाँ जी, और फर्टिलाइजर में हम बहुत ज्यादा खुद कफील होने के बावजूद उस कीमत पे नहीं ला सके जो किसान की पहुंच में आ जाए। अच्छा, उसमें वही बात आ जाती है नीयत की, प्लानिंग की। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं और इसको सस्ता किया जा सकता है। हमसाया मुल्क में ये सारी चीजें बहुत सस्ती हैं
और वो ये नहीं है कि एक मखसूस किसानों का तबका हो जो उनके साथ रजिस्टर हो उनको दी जाए, वो सबके लिए है, ऑल फॉर ऑल होना चाहिए, फॉर ऑल फार्मर्स हैं, क्योंकि उनको फिर जाके दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ते, पूरा पूरा दिन जाया नहीं करना पड़ता, उनको वो सहूलत आराम से मिल जाती है टाइम जाया किए बिना। और दूसरी बात ये आ जाती है कि रही बात ये कि हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो, एक्सपोर्ट को हम ज़रूरी एक्सपोर्ट को बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमने अपने फ्रूट में मैं दो का जिक्र करूंगा, हमारा सिट्रस और मैंगो, ये अच्छी मिकदार में एक्सपोर्ट हो सकता है, इससे भी 100 गुना ज़्यादा, जबकि पहले ही ऑलरेडी इसकी अच्छी एक्सपोर्ट है। और इसकी अगर प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन पे चले जाएं तो कई गुना ज़्यादा इससे हम कमा सकते हैं। इसी तरह ज़रूरी अजनास में भी है। और जो प्रोफेसर साहब ने बीज की बात की है बिल्कुल ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ नीयत के पेश नज़र हम बाहर से मंगाते हैं, वरना हमारे साइंसदान खुद भी बहुत सारी फसलों के बीज तैयार करते हैं, पेटेंट होने के लिए पड़े रह जाते हैं, कई कई साल तक उनको पेटेंट नहीं किया जाता और वो अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिसीज़ की वजह से भी हैं। अगर इसमें बेहतरी लाई जाए तो हमारे साइंसदानों की मेहनत में कोई कमी नहीं है, नए से नए बीज ये खुद पेटेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। और कुछ को मैं पर्सनली भी जानता हूँ और मुख्तलिफ सियासी वजूहात की वजह से उनके कुछ बीज पेटेंट नहीं हुए, देर पुरानी बात है, इसलिए लोगों में दिलचस्पी भी कम हो जाती है। अगर उनकी दिलचस्पी साइंटिस्ट की आपने रखनी है तो उनको इंसेंटिव दीजिए, उनके जो बनाई गई चीज़ें उनको पेटेंट उनके नाम से कीजिए, सरकारी तौर पे उनको मंजूर कीजिए, उनको बर वक्त मंजूरी के मराहल से गुजारा जाए तो हमारे पास नो डाउट बेशक बहुत अच्छे साइंसदान मौजूद हैं और साल हर साल के तजर्बात के बाद वो नए से नए बीज तैयार करने की पोजीशन में बिल्कुल हैं, क्योंकि एक नया बीज तैयार करने के लिए कोई 2-3 साल का अरसा नहीं दरकार होता। ये प्रोफेसर साहब मेरे साथ बैठे हैं, 8 से 10 साल चाहिए होते हैं उनको एक्लेमेटाइज करने के लिए पाकिस्तान की आबो हवा के मुताबिक। इसलिए ये मरहला जब एक साइंसदान पूरी मेहनत करता है और उसको उसका सिला नहीं मिलता और वो जो सीड वो बनाता है वो पेटेंट नहीं होता, मंजूरी के मराहल से नहीं गुजरता और अपनी उम्र पूरी कर जाता है, तो बाकियों के लिए ये हौसला शिकनी के इम्कानात पैदा होते हैं। हम अपने साइंसदानों को जो इस पे तहकीक कर रहे हैं, रिसर्चर वाले जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको अगर हम फैसिलिटेट करें, उनको उनकी बार वक्त जो मेहनत की गई है उसका सिला मिले, और दूसरा ज़रूरी अजनास में वैल्यू एडिशन की जाए, तो हम इससे कई गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़र मुबादला कमाने की पोजीशन में बिल्कुल है। नाज़रीन, आपने माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। ये जो जंग है ये 2 हाथियों की, एक हाथी और एक रीछ, उसकी जंग है। पाकिस्तान के लिए अच्छे मौके पैदा हो रहे हैं। हम अगर मुनज़्ज़म तरीके से कौमी जज्बे के तहत नेक नीति से प्लानिंग करें तो इस जंग से हमें फ़ायदा हो सकता है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। जनाब राना रियाज महमूद साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फजील सुबहानी साहब, जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।